जय हिंद दोस्तों, राम राम भाई सबको। मैं फिर अर्जुन भाई आप लोगों के बीच म्यूचुअल परिवार की तरफ से अपनी एक और क्लास लेकर के चलिए दोस्तों सीधी बात करेंगे। आज की जो क्लास रहेगी आप लोगों की कल कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से एक दो क्वेश्चन अपने रह गए थे। जैसे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है एक ज्वालामुखी जो पानी के अंदर विस्फोट हुआ है, उसके ऊपर बात रही है, वो करेंगे आज पहले। उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन से स्टेट ने अपने स्थानीय लोगों के लिए निजी जो फैक्ट्रियां हैं या जो भी कंपनियां उनमें 75% आरक्षण देने की बात करी है, अधिनियम पास किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे और बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में आने वाले हैं उनके ऊपर रहेगा। यहाँ पर चीन के साथ कितना व्यापार किया हमने, ना चाहते हुए कितना व्यापार, कितना आयात किया, उसके ऊपर भी यहाँ पर भी ये भी आप लोगों का मुद्दा रहने वाला है। साथ ही बात करेंगे नेपाल के साथ कौन से दर्रे पर विवाद है, वो भी आज का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये विवाद पीछे से भी चला आ रहा है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ही यहां से हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि अभी हाल ही में कौन सा ज्वालामुखी चर्चा में रहा। पहला ही क्वेश्चन अभी आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा ज्वालामुखी चर्चा में रहा। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। हम यहां पर बात करेंगे कि ज्वालामुखी से आप लोग क्या समझते हैं। ज्वालामुखी की बात करूं तो ज्वालामुखी आपके दो प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी? दो प्रकार के कह सकते हैं हम समझने के लिए भाई। दो प्रकार कौन सा? एक तो मर्त और एक सजीव। एक होता आपका मर्त कह सकते हो आप उसको, या एक सजीव यानी कि जो अभी फिलहाल जो जल रहा है वो आपका क्या सजीव है, और जो जल करके बंद हो चुका है वो क्या कहलाता है? आपका मर्त ज्वालामुखी के नाम से भी उसको जाना जाता है। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। देखिए जमीन के नीचे जो गर्म लावा होता है, कुछ तरल पदार्थ होता है जमीन के नीचे, और वो पृथ्वी के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर दबाव बढ़ता है और दबाव से वो बाहर की तरफ विस्फोट करके निकलता है। ये ज्यादातर अमूमन आमतौर पे हम देखते हैं कि पहाड़ों में होता है, और वहीं पर भी पहाड़ बनते हैं। आपको एक क्रिएटर या गड्ढा कह सकते हो आप, गड्ढा बन जाता है वहां पर और पहाड़ भी बन जाता है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कि लगातार विस्फोट के बाद कंटिन्यू बह रही हैं या कंटिन्यू उनमें आग निकल रही है। कुछ ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए जिंदा रहते हैं या कुछ समय के लिए जलते हैं, एंड देन उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? जलना बंद हो जाता है। मतलब वहां से लावा निकलना बंद हो जाता है, मतलब वहां से आग निकलनी आप लोगों की बंद हो जाती है। फिर बताता हूं, देखिए फिर सुनेंगे ध्यान से। ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो पृथ्वी के नीचे से जो गर्म लावा या तरल पदार्थ आप उसको कह सकते हो वो निकलता है। ये पहाड़ में भी विस्फोट करके, बड़े बड़े पर्वतों में विस्फोट करके निकलता है, या ये कहें कि भाई ये जहां पर पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक दबाव होता है, दबाव की वजह से या जो भी आप समझ रहे हैं उसकी वजह से जमीन को आप फटकर के बाहर गर्म लावे के रूप में जो तरल पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? आपका ज्वालामुखी विस्फोट। और ज्वालामुखी की बात करें हमने दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मर्त है, एक आपका सजीव है। भारत के अंदर भी एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी बात करेंगे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत के अंदर कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए अभी चर्चा में कौन सा ज्वालामुखी रहा उसके ऊपर बात करते हैं। ज्वालामुखी आप लोगों को पता लग गया कौन सा है। साथ ही प्रकार की बात करें इस मर्त और सजीव की, आप लोगों समझ चुके हैं इस चीज को। तो बात करते हैं, देखिए जो अभी पानी के नीचे एक विस्फोट हुआ है। देखिए पानी के नीचे एक विस्फोट हुआ है, नीचे विस्फोट हुआ और वहां उसकी आवाज सुनी गई है दूर तक। पानी के नीचे विस्फोट हुआ है, उसकी बहुत दूर तक आवाज सुनी गई है। कहां पर हुआ ये? टोंगा। कहां पर भाई? टोंगा नामक जो देश है वहां पर, इसका प्रशांत महासागर का देश है एक टोंगा। कहां पर आपका ये? प्रशांत महासागर का देश है भाई, ध्यान रखेंगे। बड़े शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, आगे चल करके आप लोगों का ये क्वेश्चन काम आने वाला है। क्योंकि पानी के नीचे विस्फोट हुआ, इसकी आवाज बाहर तक आई है, पता लगा पानी के नीचे भी 2300 किलोमीटर के करीब। चलिए बात करूंगा मैं उन सब चीजों पर, समझेंगे एक सीधी तरीके से। कहां पर विस्फोट हुआ? टोंगा के अंदर ये विस्फोट हुआ पानी के नीचे। और इसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? हुंगा टांग
टांग या टोंगा भाई, हुंगा हापई। इस ज्वालामुखी का जो नाम है ये है हुंगा टांगा या टोंगा, हुंगा हापई के नाम से इस ज्वालामुखी को जाना जाता है। ये आपका ज्वालामुखी का नाम है भाई। किसका नाम है? आपका ज्वालामुखी का नाम है। चलिए दोस्तों एक बार फिर इस तरीके से अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा ज्वालामुखी चर्चा में रहा? तो आपका हुंगा टांगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी, ये टोंग नामक देश के अंदर है। और ये टोंग देश कहां पर? आपका प्रशांत महासागर में ये देश है। सर्दी लग रही भाई? है सर्दी, है थोड़ी सी रहेगी सर्दी, और साथ में कोरोना भी रहेगा। कंटिन्यू रखेंगे अपनी पढ़ाई को, बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप रजाई के अंदर घुस जाएं, पेन कॉपी हाथ में रखें, साथ में गर्म चाय का प्याला रखें। क्लास अभी शुरू हुई है, बीच में उठ के नहीं जाना है। पानी के नीचे ये विस्फोट हुआ है, ये हमने यहाँ पर बात कर ली है। चलिए कितने किलोमीटर नीचे हुआ? पानी के नीचे अगर हम इसकी बात करें तो पानी के नीचे विस्फोट हुआ है। तो ये कितने किलोमीटर पर हुआ भाई? आपका ये 2383 किलोमीटर, 2383 किलोमीटर नीचे विस्फोट हुआ पानी के। और इसकी आवाज ऊपर तक कितना शक्तिशाली रहा होगा तो आप समझ सकते हैं। जब ये पानी के नीचे इसका विस्फोट हुआ है, पानी में इसका विस्फोट हुआ है, तो जरूरी सी बात है पानी के अंदर कुछ ना कुछ हलचल हुई होगी। और वहां से क्या सुनामी लहरें भी उठी हैं, पानी से लहरें भी उठी हैं, सुनामी लहरें उठी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे विस्फोट के कारण। तो चलिए इसकी आवाज कहां तक सुनी गई है? टोंग में इसकी आवाज है, जो विस्फोट है टोंग के अंदर इसकी आवाज आई है। समझना भाई, टोंग के अंदर आवाज कहां तक आई है? टोंग तक इसकी आवाज सुनी गई है। और इस विस्फोट से सुनामी लहरें क्या पैदा हुई हैं? सुनामी लहरें पैदा हुई हैं। इन सुनामी लहरों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि सुनामी लहरों को, जो इस प्रकार की जो सुनामी लहरें हैं उन्हें किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, उल्कापिंड सुनामी। उल्कापिंड सुनामी किस प्रकार की सुनामी कहा जाता है इन्हें? जो विस्फोट के कारण जो सुनामी पैदा हुई उसे क्या कहा गया? उल्कापिंड सुनामी के नाम से भी इनको जाना गया भाई। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका रहेगा। और इसकी जो पहचान की गई है, इसकी पहचान किससे हुई थी? तो ये आपकी सल्फर और गंधक से, क्षेत्रों में अमीनिया और सल्फर, अमोनिया, इसकी जो पहचान है अमोनिया और सल्फर की गंध की वजह से इसकी क्या हुई है? या स्मेल की वजह से इसकी क्या की गई है? पहचान हुई है। इसकी पहचान किससे हुई है? अमोनिया और सल्फर की जो गंध होती है उस गंध से इसकी क्या हुई है भाई? पहचान हुई है। ओके, अब थोड़ा सा हुंगा टोंगा पे बात कर लेते हैं। देखिए हुंगा जो टोंगा है आपका, ये एक आपका क्या है? हुंगा टोंगा एक आपका ज्वालामुखी द्वीप है, एक ज्वालामुखी द्वीप है भाई। कैसा द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप है। और यहाँ पर द्वीपों की जो संख्या है कितनी है? द्वीपों की संख्या की मैं बात करूं तो 169। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई आपका, हुंगा टोंगा पर कितने द्वीप है? तो 169 द्वीपों की यहाँ पर बात हुई है। और जो टोंगा जो आपका देश है, टोंगा देश कैसा देश है आपका? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पोलिनेशियन आपका ये देश है। पोलिनेशियन किस प्रकार का देश है? पोलिनेशियन देश है भाई। हुंगा टोंगा आपका किस प्रकार का देश है? तो पोलिनेशियन देश रहेगा आपका ये। ठीक है भाई, ओके। हम यहाँ पर ज्यादा सा कुछ इस पर और नहीं बात करेंगे, इतना ही बहुत है। देखिए कौन सा ज्वालामुखी, एक बार रिपीट कराता हूं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कौन सा ज्वालामुखी चर्चा में रहा है? तो आपको पता लग गया है, हुंगा टोंगा हुंगा हपाई जो है आपका ये प्रशांत महासागर का जो देश है टोंगा, उस देश के अंदर ये विस्फोट हुआ, पानी के नीचे हुआ है। 2383 किलोमीटर नीचे विस्फोट हुआ है। इसकी पहचान अमोनिया और गंधक की स्मेल के कारण इसकी पहचान की गई है। हुंगा टोंगा जो आपका है ये 169 या 169 द्वीपों का एक समूह है। ज्वालामुखी द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। पोलिनेशियन ये आपका देश है। और जो पानी के अंदर विस्फोट से जो तरंगे पैदा होती हैं उन तरंगों को हम उल्कापिंड सुनामी के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। चलिए हुंगा टोंगा की अगर हम बात करते हैं, हुंगा टोंगा देखिए, हुंगा टोंगा प्लस आपका हुंगा
हापई, ये दो अलग अलग द्वीप हैं। क्या है? दो अलग अलग द्वीप हैं और इन द्वीपों इनको एक ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा इन दोनों द्वीपों को मिला दिया गया भाई। अंडर वाटर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और इन दोनों द्वीपों को क्या कर दिया? इन दोनों द्वीपों को ज्वालामुखी जो विस्फोट है उसने मिला दिया भाई। क्या कर दिया? मिला दिया है। ज्वालामुखी विस्फोट ने क्या किया है? मिला दिया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए भाई, ये था आपका आज का जो पहला क्वेश्चन। पानी के अंदर जो बात हुई थी, पानी के अंदर विस्फोट हुआ, उसके ऊपर बात हो रही है भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। थोड़ा सा और एक बार हम यहाँ पर ज्वालामुखी को लेकर के बात करने वाले हैं। देखिए बड़ा शानदार आप लोगों का क्वेश्चन रहने वाला भाई। ठंड का मौसम है, पढ़ते रहिए, शाबाश पढ़ते रहिए। ये कब तक भाई साहब रहेगा कोरोना, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को खराब नहीं करेंगे। ठंड की वजह से मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही भाई। हाँ, चलिए अभी बात करते हैं एक बार विश्व के प्रसिद्ध, जब ज्वालामुखी की बात हुई है, ज्वालामुखी आप लोगों को पता लग गया। अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि ज्वालामुखी देखा आप लोगों ने कहीं, तो शायद मैं भी मनाही करेंगे नहीं देखा। ऑफलाइन क्लास होती तो दिखाई देता आपको, शायद में कोई ना कोई पिक वगैरह से आपको कुछ न कुछ व्यवस्था कर ही देता। चलिए भाई कोई बात नहीं, एक बार हम यहाँ पर बात करेंगे विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखियों की यहाँ पर बात करने वाले। सबसे पहले लेते भारत का ज्वालामुखी भाई। ठंडी भाई, भारत का ज्वालामुखी की अगर हम बात करते हैं, देखिए जो भारत तो बैरन द्वीप सबको पता है। बैरन कौन सा द्वीप आपका? ये बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय, किस प्रकार का? ये सक्रिय ज्वालामुखी या जीवित ज्वालामुखी आप इसको कह सकते हो। बैरन द्वीप ये कहां पर भैया? आपका अंडमान निकोबार में। कहां पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है, राजधानी कौन सी आपकी? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी कौन सी भैया? आपकी पोर्ट ब्लेयर। और इस राजधानी से 135 किलोमीटर दूर आपका कौन सा द्वीप है? तो ये आपका बैरन द्वीप है। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और साथ ही बात करो अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर एक निकोबार द्वीप है, तो एक ऐसा ही कोर निकोबार द्वीप है, जहां पर आपके भारत का दक्षिणतम जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, देखिए यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर पूछ लेता है भारत का दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप पर है, तो कोर निकोबार द्वीप में आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर हम भारत की बात करें, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करते हैं, तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का चेंज हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा और कुछ और हो जाएगा, जिसे हिंट देता हूं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। मेरा क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट लोकेशन उसकी क्या है, यानी कि पिगमिलियन पॉइंट आपका कहां पर है? पिगमिलियन पॉइंट कहां पर है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की अगर हम यहां पर बात करते हैं। चलिए भाई, तो भारत के ज्वालामुखी की बात होगी है। इसकी अगर हम बात करें तो ये पहले मर्द था। कैसा था भाई? जो आपका बैरन द्वीप था, ये कैसा था? पहले मर्द था। बाद में 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? 20वीं शताब्दी में जिंदा हुआ। जिंदा का मतलब ये है, देखिए इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ और इसमें विस्फोट काफी बार इसमें विस्फोट होते रहते हैं भाई, इसमें विस्फोट होते रहते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात करें, जो मुख्य तौर पे बात करते हैं, तो 2005 में विस्फोट हुआ था। विस्फोट कब हुआ था भाई? 2005 में जो विस्फोट हुआ था, उससे लावा निकला लगातार। कब तक? आपका 2006 तक गर्म लावा निकला। कैसा? गर्म लावा निकला। कब तक निकला? 2006 तक गर्म लावा निकला। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ओके। ये भारत का एकमात्र हो गया। अगली बात करेंगे विश्व की, यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो आगे और भी बहुत सारे ज्वालामुखी के बारे में देखिए। जब ज्वालामुखी चल ही रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को इनके बारे में मैं नाम बता दूंगा, थोड़ा सा जगह बता दूंगा, लोकेशन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। कभी अलग से एक टॉपिक रहेगा इसका, ज्योग्राफी का। सक्रिय और मर्द जो भी आपके ज्वालामुखी, उनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए भाई,
भारत विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों की, तो माउंट मेयन है, माउंट मेयन, माउंट मेयन। भाई ठंड में थोड़ा सा कुछ तो राइटिंग अच्छी है मेरी, बहुत ज्यादा अवार्ड जीत रखा मैंने, कुछ ठंड की वजह से ना थोड़ा सा ठीक से लिख नहीं पा रहा हूं, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा देख लेंगे। कहां पर है भैया आपके? फिलीपींस में, फिलीपींस। कहां पर है ये आपका? फिलीपींस। स्क्रिय है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे कैसा किस प्रकार का आपका ये स्क्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ओके, अगला ज्वालामुखी आप लोगों का माउंट किलिमांजारो। आपका मैं लिख दिया तो समझ जाना माउंट है, चलो कर ही देता, माउंट किलिमांजारो, मांजारो, ये आपका किलिमांजारो कहां पर है? तंजानिया में। कहां पर है ये आपका? तंजानिया, तंजानिया। और ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी के नाम से इसको जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत माना जाता है इसे भाई। किसका? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी से ही माना जाता है तंजानिया। ओके, तीसरी बात कर रहे हैं हम किसकी भाई? ये आपका माउंट मेन हो गया आपका सेटोरियन, सेटोरियन, सेटोरियन। ये कहां पर आपका? ग्रीस के अंदर है। कहां पर भाई आपका? चौथा जो आपका है ये है केलीमुट्टू, माउंट केलीमुट्टू, ये भी आपका ज्वालामुखी है। ये कहां पर है? माउंट केलीमुट्टू कहां पर आपका है? ये इंडोनेशिया में है। कहां पर आपका? इंडोनेशिया। ध्यान मेरी तरफ भाई, चाय से ध्यान हटाएंगे, ध्यान मेरी तरफ, रिजाई से ध्यान हटाएंगे, ध्यान मेरी तरफ। विश्व के रहस्य में, विश्व के रहस्य में ज्वालामुखी कहां है? तो इंडोनेशिया के अंदर है दोस्तों। एक हरा है, एक हरा है कोमा, एक लाल है कोमा, गहरा लाल, गहरा लाल ज्वालामुखी है। एक हरे रंग का ज्वालामुखी है और एक आपके काले रंग का ज्वालामुखी है, काले, काले रंग का। कैसे रंग का? काले रंग का ज्वालामुखी। तीन प्रकार के रंगों के अलग अलग वहां पर ज्वालामुखी है। प्रसिद्ध मुख्य ज्वालामुखी में हमने बात करी किलिमिट्टू, और तीन ये जो है ये भी आपके इंडोनेशिया के अंदर है, रहस्यमय ज्वालामुखी है। और यहाँ पर है साइंस थोड़ा सा तो बचाव कर रही है अपना, बाकी किसी को कुछ नहीं पता कि ये क्यों लाल हरे काले पीले हैं। वो बोल रहे हैं कि सामने एक झील है, उस झील में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से इसके रंग लाल काला पीला हरा नजर आता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस वाले का भाई। ये जो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। हरा हरा लाल काला ये जो आपके हैं ये कहां पर है? इंडोनेशिया। रहस्यमय ज्वालामुखी माउंट फ्यूजी, एक और भाई ये भी प्रसिद्ध है भाई आपका, माउंट फ्यूजी, माउंट फ्यूजी, फ्यूजी ये कहां पर आपका? जापान के अंदर है, जापान के अंदर है, ये भी जापान है। और विश्व का प्रसिद्ध कह सकते हो, विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में इसकी गिनती आती है। फिर एक और ज्वालामुखी ले लो आपका विसुवियस, माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस। ये ज्वालामुखी कहां पर आपका? तो ये विसुवियस नेशनल पार्क के अंदर है। कहां पर आपका? विसुवियस नेशनल पार्क के अंदर है। विसुवियस नेशनल पार्क के अंदर भी आपका ये है। आज सारी चीजें नहीं बताऊंगा भाई, मोटी मोटी बात यहां पर पता। माउंट एटना ये कहां पर है? माउंट एटना, एटना नामक जो ज्वालामुखी है ये कहां पर आपका? सिसिली द्वीप पर। कौन से पर? सिसिली, सॉरी सिसिली द्वीप पर है भाई। जल्दी में या आवेश में कोई शब्द अगर कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है तो उसको ठीक कर लेना भाई। सिसिली द्वीप पर कौन सा आपका? माउंट एटना जो ज्वालामुखी है वो कहां पर आपका? सिसिली द्वीप पर है भाई। उसके बाद माउंट सेंट हेलेंस, नो आपका माउंट सेंट हेलेंस, ये कहां पर है? माउंट सेंट हेलेंस, ये यूएसए में। कहां पर है? यूएसए का मुख्य, यूएसए का मुख्य ज्वालामुखी आपका यही है भाई। उसके बाद आप माउंट ब्रोमो, ब्रोमो ये कहां पर है आपका? ब्रोमो ये भी इंडोनेशिया के अंदर है, ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया के अंदर भी कौन सा आपका? ब्रोमो है 10वां, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद है पिको देल एदई, आपका पिको देल
पिको देल हेदेई, ये कहां पर आपका स्पेन के अंदर भाई, कहां पर है ये आपका स्पेन के अंदर है। और एक आपका क्राकाटोआ, क्राकाटोआ, ये आपका क्राकाटोआ कहां पर है भाई, आपका जावा सुमात्रा के अंदर है, जावा सुमात्रा के अंदर है भाई। क्राकाटोआ कहां पर आपका जावा सुमात्रा के अंदर है। चलिए दोस्तों, हमने बात करी, पहला ही क्वेश्चन था आप लोगों का, कल का पेंडिंग क्वेश्चन था ये, इसलिए कराना बहुत जरूरी था। देखिए हमने ज्वालामुखी पर बात करी, ज्वालामुखी होता क्या है ये आप लोगों को पता लग गया, क्यों विस्फोट होता है ये आप लोगों को पता लग गया है। बता चुका हूं कि पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो गर्म लावा बाहर निकलता है विस्फोट करके, वो क्या कहलाता है आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कुछ मर्त होते हैं, कुछ सक्रिय, जो वर्तमान में जल रहे हैं जिनसे लावा निकल रहा है वो आपके क्या है, सक्रिय हैं, और जो बिल्कुल लावा निकल करके बंद हो चुके हैं उनको हम मर्त की अवस्था में कह सकते हैं, सजीव और निर्जीव के नाम से भी इनको हमें जान सकते हैं। साथ ही अभी चर्चा था हुंगा टोंगा, जो था आपका पानी के नीचे 2383 किलोमीटर नीचे पानी के नीचे विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट से सुनामी लहरें उठी, जिन्हें उल्का पिंड के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बात करें, ये आपका प्रशांत महासागर टोंगा, प्रशांत महासागरीय द्वीप था। हुंगा टोंगा और हुंगा होपई दो अलग अलग द्वीप थे, लेकिन एक विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इन दोनों द्वीपों को एक कर दिया गया। साथ में फिर हमने विश्व के जो मुख्य ज्वालामुखी थे उनकी बात करी। सबसे पहले मैंने भारत के ज्वालामुखी पर बात करी, तो भारत का जो ज्वालामुखी था बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। आपको पता है एकमात्र सक्रिय द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है उससे 135 किलोमीटर दूर ये आपकी जगह बैरन द्वीप पड़ती है। साथ ही हमने बात करी थी इंदिरा पॉइंट की बात करी थी। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप के अंदर आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु के नाम से भी उसको जाना जाता है। उसके बाद हमने अगली बात करी, अगला जो हमारा निकल गया माउंट मेन, ये फिलीपींस के अंदर है। माउंट कालीमांजारो तंजानिया दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही बात करी सेंटोरिया, ये आपका ग्रीस के अंदर है। माउंट कैलीमुटू इंडोनेशिया के अंदर है। इंडोनेशिया के अंदर आपको रहस्य में ज्वालामुखी है, वहां पर ध्यान रखना, 3 प्रकार के 3 रंगों में, जो कि आज तक पता नहीं लग पाया कि रंग क्यों बदले। हालांकि साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि उसके सामने जो झील है उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसे गहरा नीला, गहरा लाल, हरा और आपका काला, ये रंग के यहाँ पर हैं। साथ ही इंडोनेशिया के अंदर एक ब्रोमो भी नाम का भी जो ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सेंट हेलेन जो यूएसए अमेरिका का मुख्य है। हमने माउंट एंटेना जो सिसिली द्वीप पर है, विश्व पार्क के अंदर है। फ्यूजी माउंट, फ्यूजी हमने ज्वालामुखी की बात करी, अभी कहां का प्रसिद्ध है आपको पता है, जापान का है। पिको देल हेदेई, ये आपका स्पेन का। क्राकाटोआ ये आपका कहां का, जावा सुमात्रा का है। एक बहुत बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है। इस क्लास के अंदर आने वाले में चीन के साथ हमारे किस प्रकार से व्यापारिक संबंध रहे, कौन से स्टेट ने 75% को आरक्षण दिया है निजी रोजगारों में, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, क्यों, कौन से अधिनियम का वो उल्लंघन हो रहा है, कौन से कानून का, ये जो हरियाणा के अंदर जो पारित हुआ कौन से का उल्लंघन हो रहा है, ये सारी बातें अगली क्लास में होने वाली हैं। ध्यान रखेंगे दोस्त, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास आने वाली है। साथ ही बता देता हूं 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक की एक मैराथन क्लास आप लोगों के बीच में बहुत जल्द पहुंचने वाली है। जिस किसी मेरे भाई की कोई एक आधी क्लास छूट चुकी है तो उस मैराथन क्लास को देखेगा, कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन आप लोगों के बहुत शानदार जो आगे काम आने वाले हैं उनको लेकर के बात होगी यहां पर। तो चलिए आज की बात करूं मैं, तो ये हमारा कल का क्वेश्चन था। आज का जो क्वेश्चन है बहुत सुंदर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। चिप टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। C2S प्रोग्राम क्या है, ये क्वेश्चन शायद मैंने ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को बहुत बार कराया हुआ है, कम से कम बहुत बार बोले तो 2 से 3 बार मैंने आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन कराया हुआ है। हमने बात करी थी भारत चिप, क्योंकि आगे जो जमाना आ रहा है, चिप बनाने वाले उद्योगों को क्या दे रहा, बढ़ावा दे रहा है, किस प्रकार से क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसी में एक आपका प्रोग्राम निकला है C2S प्रोग्राम। सीधा पूछेगा C2S प्रोग्राम का संबंध किससे रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के बीच में। ओके, मैं ये बोलूंगा नहीं कि आप क्लास को शेयर करें, मैं ये बोलूंगा नहीं क्लास को आप लाइक करें, क्योंकि कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल के व्यू देख करके मेरी अंतरात्मा रो रही है भाई कि इतनी मेहनत कराते फिर भी ये लोग क्लास को या तो तुमने पढ़ना छोड़ दिया, या फिर ये देखते कि किसकी क्लास है, बोला हेमंत सर की क्लास है, जैसे कि आमतौर पर लोग कर रहे हैं, जिन्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है, किसी को काम पसंद नहीं है, किसी को नाम पसंद नहीं है, किसी को शक्ल पसंद नहीं है। तो भाई जैसे देखा किसकी क्लास, मारो स्किप, नहीं देखनी, क्या पढ़ाएगा, कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं मेरा फर्ज पूरा करूं। अगर तुम्हारी अंतरात्मा गवाही देती है, तुम्हारे लिए मेहनत हो रही है, सर्दी के अंदर रेगुलर आपको क्लास मिल रही है बिना ब्रेक के, तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए भाई, पहला दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं हम आज का, यह है आपका C2S प्रोग्राम। C2S जो प्रोग्राम है ये क्या है, प्रोग्राम क्या है,
जो कि अभी चर्चा में रहा है। चलिए भाई, C2S प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, चिप टू स्टार्टअप, चिप्स, खाने वाले चिप्स नहीं है, चिप्स बोलते मुंह में पानी आ गया होगा, क्यों? चाहे हाथ में तुम्हारे। स्टार्टअप, अब चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम क्या है? देखिए, चिप बनाने के लिए उद्योगों को भारत आकर्षित कर रहा, आओ तुम हमारे साथ इन्वेस्ट करो, चिप बनाने का काम करो, क्योंकि जो आने वाला जो समय है ये आप लोगों का क्या रहेगा? चिप के ऊपर ही आधारित रहेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए भाई, यहां पर हम बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या किया गया है? इसके तहत केंद्र सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत, प्रोग्राम के आप समझ गए होंगे, तो इस प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार, किसने भाई? केंद्र सरकार ने क्या किया? देखो, समझना है इस बात को भी। सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर VLSI डिजाइन क्षेत्रों में, VLSI क्वेश्चन तुम्हारे लिए, VLSI फुल फॉर्म क्या है? तो बड़े पैमाने पर एकीकरण, VLSI और एम्बेसडर सिस्टम, किसमें भाई? देखिए, एकीकरण और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन क्षेत्र। क्या होगा? एकीकरण और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन क्षेत्र, सिस्टम डिजाइन क्षेत्र की यहां पर ये बात कर रहा है। तो इसके लिए कितने आवेदन मांगे? आवेदन मांगे, क्या किया जाएगा? इसके तहत 85,000 इंजीनियर, किसको भाई? इंजीनियरों को क्या किया जाएगा? इंजीनियरों को क्या किया जाएगा भाई? प्रशिक्षित किया जाएगा, या कह सकते हो ट्रेनिंग देंगे किस्म से, या बनाएंगे, कुछ भी इनको बनाना सिखाएंगे। देखिए, इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा? जो एकीकरण और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन क्षेत्र है, आपका कौन सा क्षेत्र है? एकीकरण और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन जो क्षेत्र है, इसमें 85,000 इंजीनियरों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं। के लिए स्टार्टअप आवेदन मांगे, क्या मांगे? आवेदन। अब आवेदन किससे मांगे हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देखेंगे। 100 स्टार्टअप बहुत समझने के क्वेश्चन है भैया, आपको आगे चल करके बहुत काम आने वाले हैं हर लेवल के पेपर में। 100 स्टार्टअप एंड R&D संगठन और शिक्षाविद, R&D संगठनों से और शिक्षाविदों से आवेदन मांगे हैं। क्या किया गया है? आवेदन मांगे गए हैं। देखिए, C2S प्रोग्राम की अगर हम बात करें, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम की यहां पर बात हो रही है। इसके तहत केंद्र सरकार ने VLSI या एकीकरण और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन के क्षेत्र में 85,000 इंजीनियरों को काम सिखाया जाएगा। कह सकते हो आप, उनको इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी, या प्रशिक्षण देने के लिए क्या किया? आवेदन मांगे। कहां से? 100 स्टार्टअप से, R&D से, संगठनों से और शिक्षाविदों से ही मांगे कि भाई आप आवेदन करो और हम आप लोगों को क्या करेंगे? ट्रेंड करेंगे। चिप वाली बात मैंने आपको बात बताई थी कुछ दिन पहले। संसद के अंदर भी ये एक विधेयक पारित किया गया था। हमने एक नीति भी बनाई थी कि हम बाहर की कंपनियों को बोले वो आकर के हमारे साथ यहाँ काम करें और चिप्स बनाएं, या कह सकते हैं चिप उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या कंपनियों को मोटिवेट करने के लिए। और उसी में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 85,000 लोगों को क्या कर रहे हैं? प्रशिक्षित कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होगा भाई? इस कार्यक्रम जो C2S जो कार्यक्रम है, C2S जो कार्यक्रम रहेगा या प्रोग्राम रहेगा, इसमें क्या रहेगा? 5 साल की अवधि, 5 वर्ष की अवधि के लिए, किसके लिए भाई? 5 वर्ष की अवधि के लिए 175 ASIC IP कोर रिपोजिटर और चिप्स SOC पर 20 सिस्टम के क्या रहेगा भाई? पर 20 सिस्टम, देखना 20 सिस्टम के वर्किंग प्रोटोटाइप का विकास होगा। क्या होगा? वर्किंग
वर्किंग प्रोटोटाइप का विकास होगा। अब देखो भाई, इसको फिर समझना है एक बार इस क्वेश्चन को। C2S प्रोग्राम क्या है ये आप लोगों को पता चल चुका है। केंद्र सरकार ने आवेदन मांगे, मैं 2 बार बता चुका हूं। 100 स्टार्टअप और इनसे आवेदन मांगे। अब इसके अंदर C2S जो कार्यक्रम रहेगा, ये प्रोग्राम जो रहेगा, इसमें होगा क्या, 5 वर्ष की अवधि के लिए कितने 175 ASIC एंड या कॉमा IP कोर रिपोजिटर और चिप्स SOC के 20 सिस्टम वर्किंग प्रोटोटाइप्स का विकास क्षेत्र होगा। यानी कि इतने सिस्टम लगाए जाएंगे जहां पर क्या होगा भाई, काम होने वाला है, जहां पर क्या होगा, काम होने वाला है। ASI की कह सकते हो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ASI की इसके एक फुल फॉर्म लिख लो, वो बहुत अच्छी काम आ सकती है कभी ना कभी। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स की यहां पर क्या कर रहा है, बात कर रहा है भाई। ठीक है, इसमें आपका स्नातक, आपका परास्नातक ये रहेगा। ये इसमें जो आपका आवेदन करेंगे उसमें स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा वगैरह की यहां पर ये बात कर रहा है। एक बार इसको मैं रफ करूंगा, फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे कि कितने इसमें जो हम एप्लीकेशन लेंगे, कितने क्षेत्रों में बांट करके जो एप्लीकेशन रिसीव होंगी, उनके ऊपर ये यहां पर C2S प्रोग्राम के अंदर ये बात करेगा भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा टफ है, हल्का सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, बट एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपके बात समझ में आ जाएगी। सारी चीजें देखिए मैं बता नहीं सकता, यहाँ पर बहुत ज्यादा समय चाहिए हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, वो समय अपने पास है नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ जितना एज पर पॉसिबल आपको एक उंगली पकड़ाने वाली बात है, चलना तो तुम्हें खुद ही है भाई। आपको एक डायरेक्शन देने वाली बात है, ये सच है कि चलना तो खुद को ही पड़ता है। तो जितना बन रहा है उतना आप लोगों के बीच में दिया जा रहा है। इसमें क्या रहेगा भाई, जो कार्यक्रम के तहत हम बात करें, प्रस्तावों की 3 श्रेणियां रहेंगी। अच्छा क्वेश्चन है, प्रस्तावों को कितनी श्रेणी रहेंगी, तो 3 श्रेणियां रहेंगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 श्रेणियों में प्रस्तावों को बांटा गया है, ये आप नोट जरूर करेंगे भाई। ठीक है, पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका COS सिस्टम डिजाइन और विकास। फर्स्ट रहेगा भाई आपका SOCS सिस्टम्स, ASIC S है, फिर उसके बाद क्या आपका रिशेबल, यूजेबल RESUABLE यूजेबल, IP कोर, S का क्या रहेगा, का डिजाइन और विकास, डिजाइन और विकास। दूसरा क्या रहेगा भाई आप लोगों का, दूसरा रहेगा आपका IP अब्लिक SOCS अब्लिक ASICS के अनुप्रयोग उन्मुख कार्यशील प्रोटोटाइप विकास, प्रोटोटाइप का विकास। और जो तीसरी जो श्रेणी रहने वाली है वो आपकी ASIC FPGAS की अवधारणा उन्मुख R&D का प्रमाण, R&D का प्रमाण, ये चीजें यहां पर
रहने वाली। 3 प्रस्तावों की श्रेणियां कितनी रहेंगी? 3 श्रेणियां रहेंगी। सीधा सा उठाएगा एसओसी सिस्टम में एएसएलआईसी रियूजेबल आईपी कोर सिस्टम का संबंध किससे रहा है? तो ये आप लोगों को प्रोग्राम का पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, कार्यक्रम की जो इनके लिए आवेदन की जो तिथि है C2 स्टार्टअप C2S वेबसाइट पर खुली है 31 जनवरी तक। कब तक अप्लाई कर सकते हैं भाई हम इसको? 31 जनवरी 2022 तक इस वेबसाइट पर जाकर के, किसकी वेबसाइट आपकी है? C2S वेबसाइट पर जाकर हम इसको क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं और प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में पोर्टल पर जमा करा सकते हैं। प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं? पोर्टल पर जमा करा सकते हैं भाई। चलिए, ये था आपका C2S प्रोग्राम। अगला भाई आपका 2021 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति की दर के क्या हालचाल है उसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ी है, घटी है, क्या हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन अगला भी भाई आप लोगों का। चलिए आगे बात करने हैं। दिसंबर 2021 में मुद्रास्फीति की दर बढ़ने से क्या होता है और घटने से क्या होता है, या देश की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है? सीधा सा एक रिप्लाई जरूर करेंगे जो लोग क्वेश्चन देखें। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुद्रास्फीति की दर भारत के अंदर बढ़ती है तो आर्थिक स्थिति क्या रहेगी? अगर मुद्रास्फीति की दर कम होती है तो आर्थिक स्थिति क्या रहेगी? यहां पर भारत की खुदरा मुद्रास्फीति की बात कर रहा है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कब की बात है भाई? ये क्वेश्चन नंबर आज का 3 है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। तो कब की? दिसंबर 2021 की बात कर रहा है। एक बार थोड़ा सा नजर डालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सीधी सी बात करें। मुद्रास्फीति की 2021 में बढ़कर कितनी हो गई है? दिसंबर 2021 में बढ़ी है भाई आपकी, क्या हुई है? बढ़ी है। और बढ़कर कितनी हो गई आपकी? ये 5.59% हुई है भाई। और पिछले 5 महीने में सबसे अधिक है ये। नोट डाल के लिख सकते हो, पिछले 5 मंथ्स में सबसे ज्यादा, पिछले 5 मंथ्स में क्या है? सबसे ज्यादा भाई, ठीक है। मुद्रास्फीति की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर सीपीआई जिसको बोलते हैं, मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। मुद्रास्फीति की दर मापी कैसे जाती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सीधी सी बात करें, मापी कैसे जाती है, इसका मापन कैसे करते हैं? तो इसका जो मापन है सीपीआई द्वारा, किसके द्वारा? सीपीआई द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स के द्वारा इसको क्या किया जाता है? मापा जाता है। अगर हिंदी में लिखना चाहिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसको कह सकते हो भाई। इसके द्वारा इसको मापा जाता है भाई। दिसंबर 2020 में जो दर थी वो कितनी थी? हमने 21 की बात करी है तो 5.59 बढ़ी है भाई आपकी। ये बढ़कर कितनी हो गई है? दिसंबर 2020 की अगर हम बात करते हैं, खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें अगर हम 2020 में, तो 2020 में जो खुदरा महंगाई जो दर थी ये आपकी खुदरा महंगाई, पेपरों में क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं जो तुम्हें उठपटांगे लगते हैं, ध्यान रखना भाई। 5.9%। जुलाई 2021 की अगर हम बात करते हैं, जुलाई 2021, तो 2021 के अंदर जुलाई 2021 में जो ये थी आपकी, ये बढ़कर के 5.59 हुई थी। और अक्टूबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में ये कितनी थी आप लोगों की? अक्टूबर 2021 में ये 4.49% थी। अक्टूबर 2021 में आपकी ये थी। लेकिन दिसंबर में, नवंबर में भी ले सकते हैं आप, नवंबर में जो दर थी आपकी, नवंबर 2021 में ये आपकी महंगाई, जो खुदरा महंगाई बढ़कर के कितनी हुई? 5.8%, 5.8% हुई। और दिसंबर में 5.59% तक ये पहुंच चुकी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आरबीआई द्वारा निर्धारित, किसके द्वारा?
आरबीआई से इसका संबंध रहता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर मुद्रास्फीति की बात करी। खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में बढ़ी है आपकी 5.59। पिछले 5 महीने में इसने ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ा। इसको मापा कैसे जाता है? सीपीआई के तहत मापा जाता। कंज्यूमर आपका प्राइस इंडेक्स के द्वारा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा इसको मापा जाता है। दिसंबर 2000 में आपकी 4.59 थी, जुलाई में आपकी ये 5.59 थी, अक्टूबर 2021 में 4.49 थी और नवंबर में आपकी 2021 अगर कहें 2021 में आपकी 5.8। तो ये आप लोगों को, और इसका कंसल्ट किससे होता है? सीधा का सीधा आपका आरबीआई से होता है। चलिए अभी हाल ही में एक बंदा चर्चा में रहा है, सीधी सी बात करें, बंदा चर्चा में रहा है। चर्चा में कौन बंदा रहा है? तो आपका लक्ष्य सेन। क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है, लक्ष्य सेन क्या खेलता है ना। तो अभी हाल ही में हम बात किस पर करने वाले हैं? लक्ष्य सेन पर। ये 3-4 दिन पहले से बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा हो रहा है भाई। मैं सोच रहा था इसको 2-3 दिन पहले ही आप लोगों के बीच में लाने की। चलिए कोई बात नहीं, इससे जुड़ी बातें 1-2 बात करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका ये बन करके आ सकता है, कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए अभी हाईलाइटेड, अगर हम खेल की बात करें तो आपके पहले खेलों में अगर हम बात करें तो आपका ओलंपिक चल रहा है। ओलंपिक पैरा ओलंपिक ये आप लोगों को 2022 के अंदर जो आपका जो 2021 में हुआ है जो ओलंपिक आपका, ये 2022 के पेपरों में हर पेपर के अंदर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के बीच में पहुंच जाएगा ओलंपिक, और ओलंपिक हाजिर लगवा लेगा भाई अपनी। उसके बाद आपका खेल की बात चल रही है तो आगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही बात हुई थी खेलो इंडिया यूथ का, एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था बड़ा सुंदर। लक्ष्य सेन ने जीता इंडिया ओपन खिताब। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, है ना। क्वेश्चन है अभी यहाँ पर आप लोगों के बीच में, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन चर्चा में है, चर्चा में है। ये किस खेल से, कौन सा खेला खेलते हैं ये, किस खेल से संबंध रखते हैं, कौन सा खेला खेलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 आज का भाई, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन चर्चा का विषय रहा, ध्यान रखेंगे। लक्ष्य सेन की यहाँ पर बात हो रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 2021 का आप लोगों, 22 का आप लोगों के बीच में। चलिए क्वेश्चन है कौन सा खेला खेलते हैं, इसका जवाब दे दिया जाएगा आप लोगों को। इन्होंने 16 जनवरी, देखिए 16 जनवरी 2022 में इन्होंने एक अवार्ड जीता भाई। क्या जीता? यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन। यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन जीता इन्होंने, और अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला तो ये कि 16 जनवरी को कौन सा खिताब जीता इन्होंने? यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन, और सुपर 500 का पहला खिताब है भाई ये लक्ष्य सेन साहब का। कौन सा है? पहला खिताब हासिल किया है। ओके। साथ ही बात करें पुरुष एकल में इन्होंने सिंगापुर में, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पुरुष एकल फाइनल में, सिंगापुर के कौन है आपके चैंपियन? लोहो किन्यू को हराया। पुरुष एकल फाइनल में इन्होंने, किसके, कहां के रहने वाले हैं ये? तो सिंगापुर के भाई, सिंगापुर के, कहां के रहने वाले? सिंगापुर के विश्व चैंपियन है। क्या है आपके? लोहो किन्यू विश्व चैंपियन को इन्होंने हराया है। विश्व चैंपियन किसको हराया इन्होंने? विश्व चैंपियन को हराया भाई। और सीधी सी बात करें, इन्होंने अगला बड़ा शानदार इनसे जुड़ी बात है भाई, 20 वर्ष की आयु में इससे पहले 2021 में दिसंबर 21 में बंदा चर्चा में भाई फुल्ली, ध्यान रखेंगे। 2021 में स्पेन में, कहां पर? स्पेन में कांस्य पदक के साथ अपना पहला विश्व चैंपियनशिप, कांस्य पदक, पहला विश्व चैंपियनशिप
पदक जीता था इन्होंने भाई। कांस्य पदक के साथ पहला विश्व चैंपियनशिप पदक। बड़ा सीधा सा शानदार सा क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब जीता, तो ये आपका दिसंबर 2021 के अंदर। कब जीता भाई इन्होंने? दिसंबर 2021 के अंदर इन्होंने जीता है। एक बार बात करेंगे, देखिए लक्ष्य सेन चर्चा में रहे हैं, ये कौन सा खेला खेलते हैं या किस खेल से संबंधित है? तो 16 दिसंबर 2022 को 16 जनवरी 2022 को योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन को जीतने के बाद ये ज्यादा चर्चा में हाईलाइटेड रहे हैं। पुरुष एकल फाइनल में इन्होंने लॉ की न्यू को सिंगापुर के जो विश्व चैंपियन उन्हें हराया है। 20 वर्ष की आयु में इससे पहले इन्होंने दिसंबर 2021 में स्पेन में कांस्य पदक जीता था और ये पहला विश्व चैंपियनशिप इनका पदक था। विश्व चैंपियनशिप का पहला पदक इनका यही था भाई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए भाई, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, इंडिया ओपन की बात कर लेते हैं। इंडिया ओपन बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है भैया आपका। ये क्या है भैया? पहले तो ये इंडिया ओपन है क्या? बैडमिंटन, समझ के होंगे क्या खेलता है ये। बैडमिंटन ओपन एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है, यानी कि वर्ष में एक बार होती भाई प्रतियोगिता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कैसी है, वार्षिक प्रतियोगिता है। और कब से आयोजित की जा रही है आपकी? ये 2008 से इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से भाई? 2008 से इसका आयोजन किया जा रहा है। 2008 से भारत में आयोजन किया जा रहा है। ये भी आप लोगों को पता नहीं। इंडिया ओपन की अगर हम बात करते हैं तो वार्षिक प्रतियोगिता बैडमिंटन की है आपकी। 2008 से इसका भारत में क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जाता है। और ये किस प्रकार का टूर्नामेंट आपका? तो देखेंगे BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 ग्रेड 500 ग्रेड। किस प्रकार का? BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 ग्रेड आपका अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। कैसा है? अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। कैसा टूर्नामेंट आपका ये? देखिए इंडियन ओपन की बात करें, वार्षिक बैडमिंटन आपका 2008 से भारत में किया जा रहा है। BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 ग्रेड आपका ये अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये भी आप लोगों को पता ही, पर रफ कर रहा हूं मैं, जिसने जो नोट करना कर सकते हैं, आगे फिर बात करेंगे। लक्ष्य सेन की तरह लक्ष्य हासिल करो भाई, लक्ष्य सेन की तरह लक्ष्य हासिल करो। कुछ ना कुछ तो करो। वो किसी ने पुरानी कहावत बोली है दोस्तों कि जननी जने तो भगत जने के दाता के सूर, ना तो जननी बांझ कहाए काहे गवाए नूर। दोस्तों अर्थ बहुत जबरदस्त है इसका, ध्यान रखेंगे। यहां पर हम लक्ष्य सेन की बात करते हैं। अभी मैंने एक लाइन बोली, इसका अर्थ पूछना, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना, किसी से पूछना। अरे जननी जने तो भगत जने के दाता के सूर, ना तो जननी बांझ कहाए काहे गवाए नूर। और हमें सूरवीर बनने का जो मौका है वो यही शिक्षा के क्षेत्र में सूरवीर बनना। हमने आज तलवार उठा करके सूरवीर नहीं बनना, हमने आज कलम उठा करके सूरवीर बनना। हमने कलम को उठा करके रखिए, नहीं तो इन लाइनों का अर्थ अपनी माँ से, अपने पापा से, अपने जो ग्रैंड फादरों से पूछ के देखना, वो बताएंगे। फिर बोल रहा हूं मैं, जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर, ना तो जननी बांझ कहाए काहे गवाए नूर। चलिए भाई, इसकी बात हो रही है। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन हुआ था 2008 वाले का उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं, किसकी 2008 में जो हमें प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, उद्घाटन इसका कब हुआ था? 2007 में हुआ था इसका उद्घाटन, 2007 में हुआ था। बाद में लेकिन हैदराबाद बम विस्फोट के इसे रद्द कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। 2007 में इसका उद्घाटन कर दिया गया था हैदराबाद में बम विस्फोट के कारण इसको क्या किया गया था? रद्द किया गया था। बाद में फिर ये 2008 से इसका कार्यक्रम ये लॉन्च हुआ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है।
साथ ही हम यहाँ पर बात करें इंडिया ओपन पहले 3 संस्करणों में ग्रैंड फिक्स गोल्ड इवेंट के रूप में नामित था। तो 3 संस्करणों में ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड इवेंट, ग्रैंड आपका ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड इवेंट, ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड इवेंट 3 संस्करणों में। कितने संस्करणों में? 3 संस्करणों में था ये। 3 संस्करणों में किसकी? इंडियन ओपन की बात कर रहा हूं मैं। इंडियन ओपन पहले 3 संस्करणों में था आपका। इंडियन ओपन पहले 3 संस्करणों में था। ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड इवेंट के नाम से इसको जाना जाता था। बड़ा शानदार क्वेश्चन देके जाऊंगा भाई यहाँ पर। ये आप लोगों को बहुत बेहतरीन नॉलेज वाला क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। इसे 2011 में इसे 2011 में क्या किया गया? इसे BWF सुपर सीरीज टूर्नामेंट में क्या किया गया? अपग्रेड किया गया। सुपर सीरीज टूर्नामेंट में अपग्रेड कब हुआ? सीधा पूछेगा, अपग्रेड कब किया गया? BWF सुपर सीरीज टूर्नामेंट में अपग्रेड कब किया गया? तो ये आप लोगों को पता लग गया 2011 में। कब किया गया? इसे 2011 में अपग्रेड किया गया। इंडियन ओपन की बात करी, देखिए मैंने समझना, इंडियन ओपन टूर्नामेंट की मैंने बात करी, बैडमिंटन का वार्षिक टूर्नामेंट है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है। इसका उद्घाटन 2007 में किया गया था। हैदराबाद बम विस्फोट की वजह से इसे कैंसिल किया गया। 2008 में फिर ये इसका स्टार्टअप हुआ है। 2008 में इसका स्टार्टअप हुआ। 2000 पहले ये इसके 3 संस्करण ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड इवेंट के नाम से इसको जाना जाता था। ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड इवेंट के नाम से इसको जाना गया। 2011 में BWF सुपर सीरीज टूर्नामेंट में अपग्रेड किया गया। कब किया गया? इसे 2011 के अंदर। साथ ही हम बात करें 2011 से 19 के बीच, 2011 से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2019 के मध्य ये जो टूर्नामेंट है आपका कहां पर? नई दिल्ली के सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। कब से कब तक? सीधा सा पूछेगा। नई दिल्ली के सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में से कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 2011 से लेकर के 2019 के मध्य से आयोजित किया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ओके, साथ ही बात करें 2018 से इंडियन ओपन, से BWF 7 BWF वर्ल्ड टूर सुपर, BWF द्वारा 7 BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 इवेंट्स में से वर्गीकृत किया गया। 500 इवेंट में वर्गीकृत किया गया। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए भाई। ओके, अब बार बार एक चीज आ रही है आपकी BWF। थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि ये BWF बीमारी क्या है, समझ जाएंगे भाई। BWF मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। देखिए, बैडमिंटन खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। ये ओलंपिक से मान्यता प्राप्त शासी निकाय है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। BWF क्या है? ओलंपिक से। ये आपका बैडमिंटन खेल के लिए, किस खेल के BWF है? बैडमिंटन। किस खेल के लिए? बैडमिंटन खेल के लिए ओलंपिक से मान्यता प्राप्त शासी निकाय है। ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ओके, इसकी स्थापना, BWF की स्थापना 1934, बड़ा शानदार क्वेश्चन अभी, कब? 1934 में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ IBF के रूप में की गई थी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे।
देखिए बीडब्ल्यूएफ की जो स्थापना थी कब की गई थी, 1934 में की गई थी, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था, आईबीएफ था, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 1934 में की गई। कब की गई, 1934 में। और इसके जो सदस्य देश थे उस समय कितने थे, 9 देश इसके क्या थे, सदस्य देश थे। सदस्य देशों की संख्या पूछे तो 9 देश इसके सदस्य थे भाई। 1981 में, 1981 में, कब, 1981 में इसे किसमें भाई, आईबीएफ को, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, किसमें, बैडमिंटन वर्ल्ड बीडब्ल्यूएफ में क्या कर दिया गया, इसका विलय कर दिया गया। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा तो विलय कब किया गया, इसका विलय, आईबीएफ का विलय कब किया गया बीडब्ल्यूएफ में, तो 1981 में। और सितंबर 2006 में इसका नाम बदल करके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कर दिया गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो कब किया गया, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कब किया गया भाई, इसका नाम 2006 के अंदर इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया। अब देखो भाई, हमने बात करी, किसके ऊपर बात करी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बहुत बेहतरीन गेम है, क्योंकि ज्यादातर आमतौर पे लोग इस प्रकार के गेमों को ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्य साहब ने जो अभी अवार्ड जीता है, जो इन्होंने प्रतियोगिता जीती है, वो हाईलाइट हुए, चर्चा में आए, उनके ऊपर बात करी। फिर हमने बात करी, किसके ऊपर बात करी, हमने इंडिया के बैडमिंटन के ऊपर बात करी, इंडिया ओपन के ऊपर बात करी। तो जो आपका इसकी हमने बात करी, इसका उद्घाटन 2007 में किया गया था, हैदराबाद बम विस्फोट के बाद इसे 8 में लागू किया गया। ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड इवेंट के नाम से इसको जाना जाता था, 3 संस्करणों में था। 2011 में बीडब्ल्यूएफ सुपर सीरीज टूर्नामेंट में कहा गया। 2011 से 19 तक ये कहां पर, नई दिल्ली सीरीज में हुई भी। उसके बाद फिर हमने बात करी, ये इंडिया ओपन की बात हुई थी। इंडिया ओपन के बाद फिर हमने किसकी बात करी, बीडब्ल्यूएफ की, आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करी। तो स्टार्टिंग ये ओलंपिक से मान्यता प्राप्त आपका एक शासी निकाय है, ये आपको पता है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। 1934 में आईबीएफ की स्थापना की गई थी, यह अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ 1934 के अंदर। 1981 में इसका विलय कर दिया गया, किसके अंदर, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के अंदर 1981 में इसका विलय कर दिया गया। 2006 में इसका जो नाम था चेंज करके क्या कर दिया गया, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से इसको जाना जाने लगा भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, बहुत काम आने वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 प्रदान किए गए हैं, अभी हाल ही में आपकी चर्चा में रहे हैं, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड। ये क्वेश्चन जो आपका लक्ष्य सेन वाला क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे इसको आप। मैंने आईबीएफ की बात करी है, बीडब्ल्यूएफ की बात करी है, भारत के अंदर इंडियन ओपन की बात करी, इंडियन ओपन बैडमिंटन की बात करी है। इसमें हाँ एक चीज रहेगी, मुख्य प्लेयरों के ऊपर मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई समय मुझे इजाजत दे नहीं रहा है, इसलिए बहुत सारा समय मैं इस क्वेश्चन पे लगा दिया। 10 मिनट आप लोगों की इस क्वेश्चन के ऊपर लगी है। मैं फिर रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान रखेंगे। बहुत जल्द मैं भी आपके 25 से पहले तोहफा रहेगा आपको, गणतंत्र दिवस पर तोहफा देने जा रहा हूं मैं, और वो तोहफा रहेगा मित्रों आपका 15 दिन का करंट। और ऐसा करंट की वाकई में करंट लगेगा तुम्हारे को, देख करके सुन करके करंट लगेगा। बहुत बेहतरीन क्लास आप लोगों को देकर के जाऊंगा, मैराथन क्लास रहेगी, बहुत शानदार क्लास रहेगी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका उस क्लास को देखने के बाद। शायद में भी 4 से 5 घंटे की क्लास आप लोगों की वो रह सकती है। चलिए भाई, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 प्रदान किए गए, कैसे कैसे क्या कुछ रहा है इसके ऊपर हम बात करें। नेशनल क्वेश्चन नंबर आज का स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कितनी श्रेणियों में दिया गया, क्या कुछ रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए विजेताओं की घोषणा, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 विजेताओं की घोषणा की, और 26 स्टार्टअप को उनके संबंधित क्षेत्रों कितनों को 46 स्टार्टअप को ये दिया गया है। कितनों को दिया गया है आपका, 46 स्टार्टअप को दिया गया है। इस समारोह के दौरान क्या हुआ, इंक्यूबेटर और
लेरेटर को भी पुरस्कार सम्मानित किया गया भी इस समारोह में। और क्या हुआ आपका भाई, इनक्यूबेटर और एक आपका एक्सेलरेटर, एक आपका एक्सेलरेटर पुरस्कार भी दिया गया अभी, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करेंगे भाई, देखिए 15 सेक्टर फिनटेक तक 15 सेक्टर और 49 उप क्षेत्रों में आमंत्रित किए गए थे जो प्रस्ताव। इसकी बात करें हम, देखिए कृषि से लेकर पशुपालन तक, कृषि से लेकर पशुपालन, कृषि से लेकर पशुपालन, साथ ही बात करें उद्यम से लेकर के फिनटेक, कितने सेक्टर, 15 सेक्टर, 15 सेक्टरों में। और उप क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, उप क्षेत्र कितने हो गए आपके 49, कितने क्षेत्रों में, 49 क्षेत्रों में ये दिया गया भाई। ओके, 49 उप क्षेत्रों में स्टार्टअप से जो आवेदन आए, मतलब ये कि कोई किसी भी फील्ड में, इसमें फील्ड रखे इन्होंने, इन फील्डों में जो काम कर रहे हैं, स्टार्टअप किया उन्होंने, जिन्होंने अपने खुद का काम स्टार्टअप किया है, तो उनके ऊपर ये इन्होंने आवेदन मांगे थे और उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किए गए 2021 के अंदर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने गांव के अंदर कोई फैक्ट्री लगा दी, वहां पे स्टार्ट किया उसने, कोई बढ़िया काम किया जो समाज के लिए कर रहा है, गांव के लिए कर रहा है, या नीचे तबके के लिए काम कर रहा है हम कहें, या बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा, तो वो स्टार्टअप को लेकर के इन्होंने पुरस्कारों का यहाँ पर वितरण किया 15 सेक्टरों के ओर। उप क्षेत्र 49 की यहाँ पर बात करता है, 46 स्टार्टअप क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए उनकी बात करा। आवेदन मांगे गए थे, उन आवेदनों में हम बात करते हैं, देखिए 49 जो उप क्षेत्र थे, उप क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र दिए थे, इनमें जो आवेदन आए थे भैया आपके 2177 आवेदन आए थे। कितने आवेदन आए थे, 2177 आवेदन आए थे इसके अंदर भाई, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करें, देखिए इसमें जो विजेताओं को तय करने के लिए मापदंड जो अपनाए गए थे उनकी बात करेंगे। जो आपका नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 में आवेदन में जो विजेताओं के जो मापदंड, विजेताओं के लिए मापदंड, विजेताओं के लिए मापदंड की अगर हम बात करते हैं, यानी कि किस प्रकार से विजेता निकाले, तो 6 लेवल पर ये आपके निकाले हैं। देखिए कौन कौन से नवाचार, एक तो कोई नया कर रहा है नवाचार, नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नंबर 2 भी आपका रह जाएगा अनुमापकता, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव हुई, साथ ही समावेश और विविधता, इन 6 मापदंडों पर ये पुरस्कार आप लोगों के दिए गए हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, हमने बात करी नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 दिए गए, 40 स्टार्टअप को ये अवार्ड दिया गया है। इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर पुरस्कार भी दिए गए हैं कि कृषि से लेकर के पशुपालन तक, उद्योग से लेकर के फिनटेक, 15 सेक्टर। उप क्षेत्रों की बात करें तो 49 आप लोगों के उप क्षेत्र हैं, इसमें आवेदन जो किया गया था 49 उप क्षेत्रों के लिए 2177 इसके अंदर आवेदन आए थे। और जो इन विजेताओं का मापदंड था वो 6 था आपका। नवाचार है, नया कुछ करना है, अनुपम का आर्थिक प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है, पर्यावरण है, और आपका समाज समावेशी है, इनके ऊपर भी यहाँ पर ये बात की गई थी। चलिए भाई, ये आपका नेशनल स्टार्टअप अवार्ड होगा। साथ ही हम बात करें, देखिए हाल ही में रोजगार मिशन लॉन्च किया है, किस राज्य के द्वारा रोजगार मिशन लॉन्च किया गया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, बने रहिए क्लास के अंदर, बहुत कुछ आने वाला है। अभी तो 75% किस राज्य ने मारा है छक्का, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, कहां पर नुकसान, कहां पर बेनिफिट होने वाला, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए भाई सीधी सी बात करेंगे अब हम। देखिए रोजगार मिशन योजना हाल ही में किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। रोजगार मिशन योजना लॉन्च हुई अभी हाल ही में, उस किसके द्वारा लॉन्च की गई? रोजगार मिशन योजना की यहां पर हम बात कर रहे हैं। रोजगार मिशन योजना, रोजगार मिशन योजना
रोजगार मिशन योजना किसने लॉन्च करी है भाई, किसने लॉन्च करी, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सीधा आंसर बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ द्वारा। किसके द्वारा भाई, छत्तीसगढ़ जो सरकार है, छत्तीसगढ़ के द्वारा रोजगार मिशन योजना को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इस मिशन में क्या किया जाएगा, सीधी सी बात है, जैसा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाएगा, रोजगार प्रदान किया जाएगा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और छत्तीसगढ़ आपका बेरोजगारी में चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। चलिए बात करें, लक्ष्य ले लेते हैं भाई। लक्ष्य, उद्देश्य हो गया आपका पता लोगों को रोजगार देना। तो लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में क्या करना है, 15 लाख रोजगार पैदा करना भाई, 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना, 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। कितने अवसर पैदा करना, 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। इसकी विशेषताएं क्या रहेंगी, इसमें IITS, IIMS के विशेषज्ञों का लाभ उठाया जाएगा, ये भी आप लोगों को पता है। अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो IITS, IIMS विशेषज्ञों का लाभ उठाया है। विशेषज्ञों क्या होगा भाई, विशेष का लाभ उठाएगा, विशेषज्ञों का लाभ उठाएगा, ये भी इसकी विशेषताओं में रहेगी। ओके, अगले 5 वर्ष में 12 से 15 लाख रोजगार अवसर पैदा किए जाएंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात का। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक, CMI द्वारा, CMIE द्वारा, CMI की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा 2022 की रिपोर्ट आई है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर, जो छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर है, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर है कितनी है भैया आपकी, 2.1%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में चौथे स्थान पर है। सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे, 4th नंबर पर है। अब दोस्तों यहां पर मुझे बहुत देर हो गई है सर्दी में मरते हुए। अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए, पहला क्वेश्चन तो ये कि सबसे कम बेरोजगारी वाली जो रिपोर्ट है इसमें पहले नंबर पर कौन सा है, यानी कि सबसे कम बेरोजगार किस राज्य में है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि पहला और दूसरा कौन है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला पीछे से पहले नंबर पर कौन सा राज्य है। 2 क्वेश्चन आज के आप लोगों के लिए है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। रिपोर्ट जारी कौन करता, CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है 2022 की। इस रिपोर्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं भाई। ओके, साथ ही यहां पर ध्यान रखेंगे जनवरी 2021 में देश में जो बेरोजगारी रही है, जनवरी 2021 देश में बेरोजगारी की बात करें तो 6.52% है। यहां पर एक अगला क्वेश्चन और रहेगा आपका कि भारत की बेरोजगारी की दर कितनी रही है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक चीज और देखेंगे, कोविड-19 के चलते जो अर्थव्यवस्था थी वो छत्तीसगढ़ की सबसे कम प्रभावित हुई है। सबसे कम कहां की, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़। आर्थिक मंदी ने राज्य को उतना प्रभावित नहीं किया जितना कि अन्य राज्यों को किया है। ये कह सकते हैं कि बहुत कम यहां पर नुकसान हुआ, मतलब प्रभावित हुए हैं लोग, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। छत्तीसगढ़ को लेकर के ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, समय बार बार मेरे को इशारा कर रहा है घड़ी का, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छोड़े। भारत की बेरोजगारी दर क्या है, कौन सा राज्य है बेरोजगारी में पहले नंबर पर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर कौन है, पीछे से फर्स्ट कौन है, जो सबसे ज्यादा बेरोजगार, जहां पर संख्या सबसे ज्यादा है और सबसे कम है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। और आज का जो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत चीन व्यापार
भारत चीन व्यापार की हालत के बारे में भी हम यहाँ पर एक बार बात करेंगे कि भारत ने कितना चीन से आयात किया, कैसे क्या कुछ रहा, कितना ना चाहते हुए भी हम बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि हम चीन के साथ आयात नहीं करेंगे, व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन फिर भी हालत आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए 2021 में भारत चीन व्यापार तो 2021 में क्या रहा भाई, 2021 में कितना व्यापार रहा है, लगभग 125 बिलियन यूएस डॉलर। कितने का रहा है, बिलियन डॉलर रहा। चीन में भारत का आयात कितना रहा है, भारत में आयात, बहुत दुखद बात है भाई, आयात की बात करें तो 100 बिलियन यूएस डॉलर का आयात किया गया भाई। कितने बिलियन का, 100 बिलियन यूएस डॉलर का आयात किया गया भारत के अंदर। कहां से, चीन से। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, चीन से। ओके, 2021 में चीन के साथ व्यापार घाटा कितना रहा भाई, 2021 में चीन के साथ व्यापार घाटे की अगर हम बात करते हैं तो 69.4 बिलियन डॉलर घाटे में रहा भाई। और ये 2019 में जो किया गया था व्यापार, उस घाटे से 22% अधिक था। 2019 से कितने घाटे से 22% अधिक था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ज्यादा मैं कुछ इस पर बात नहीं करूंगा अभी, ठीक है। चीन से जो प्रमुख निर्यात करते हैं हम, कपास, लोहा, एस्क और कच्चे माल। 2021 में चीन से हमने कपास मुख्य निर्यात, चीन को प्रमुख निर्यात की बात करें, सॉरी निर्यात, कपास, लोहा और कच्चे माल पर आधारित सामान थे। कपास, लोहा और कच्चा माल से संबंधित जो थे, ये क्या थे, हमने क्या किया था 2021 में निर्यात। किस का होगा आपका, कपास, लोहा और कच्चे माल पर से संबंधित सामान थे। आयात की बात करें भाई, हम वहां से देते क्या है, तो देखिए विद्युत मशीनरी है, यांत्रिक मशीनरी है, चिकित्सा आपूर्ति है, जैसे ऑक्सीजन कंटेनर है, दवाई है, सेमीकंडक्टर, दवाइयां, सेमीकंडक्टर, जो चिप वगैरह की बात हो रही है ना, वो है भाई आपकी, और विद्युत बैटरियां, ये हमने आयात किया। क्या क्या आयात किया, विद्युत मशीनरियां, यांत्रिक मशीनरियां करी हैं, दवाइयां करी, हमने चिकित्सा उपकरण करे हैं, और ऑक्सीजन कंटेनर करे हैं, साथ में विद्युत बैटरियों का हमने यहाँ पर क्या किया है, आयात किया चीन से भी। ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बस इतना ही बात करेंगे, ज्यादा बात करेंगे नहीं इसके ऊपर। बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। हमने भारत चीन व्यापार की बात करी तो 125 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार हुआ 2021 के अंदर। ये आपका जो हम बात करें तो इसमें हमने तकरीबन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया है। ये भी आप लोगों ने निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा नाम मात्र का, ये कपास और लोहा से संबंधित कुछ जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पर क्या करी है, निर्यात करी है। आयात की बात करें, चिकित्सा से संबंधित है, विद्युत यांत्रिक मशीनें हैं, आपकी विद्युत मशीनें, यांत्रिक मशीनें, दवाइयां हैं, हमने ऑक्सीजन कंटेनर है, चिकित्सा से संबंधित जो उपकरण हमने, यानी कि अब फोकस क्या होना चाहिए, इनको पैदा करने पर फोकस होना चाहिए। ठीक है भाई, जितना ज्यादा हम निर्यात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत रहेगी। और खास करके अपने दुश्मन से तो कभी भी आयात नहीं करना चाहिए, उसे तो किसी भी प्रकार का बेनिफिशियल देना ही नहीं चाहिए, बेनिफिट देना ही नहीं चाहिए। कहीं और से कर लो वो बात बर्दाश्त है, बट कमीना पाकिस्तान, कमीना चीन, इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है चीजें, लेकिन मिल नहीं रही है कहीं तो मजबूरी बस ले। और वो बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब इन चीजों की आवश्यकता है तो हम इन्हें पैदा भी कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यहाँ हर चीजें पॉसिबल है। चलिए भाई, कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने अपने स्टेट के लोगों के लिए 75% निजी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के लिए नौकरियां। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। निजी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां। कितनी भाई, 75% नौकरियों
नौकरियां, कितनी नौकरियां भाई? 75% नौकरियां क्या करी हैं? आरक्षित करी हैं, आरक्षित करी हैं। यानी कि अब 75% जो नौकरियां हैं किन्हें मिलेंगी? जो वहां के स्थानीय निवासी हैं। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं भाई। यह हरियाणा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो हरियाणा, हरियाणा आपका हरियाणा ने ऐसा कर दिया। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 में पारित किया गया। ये रोजगार अधिनियम, स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार, तो कह सकते हैं हरियाणा, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम का रोजगार अधिनियम 2020 आया है और इस 20 ने ये 75 आरक्षण दे दिया। सीधा सा आप लोगों से पूछेगा कि हरियाणा राज्य ने जो आरक्षण दिया है किस अधिनियम के तहत दिया है? तो आपका हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020, उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 के तहत 75% जो नौकरियों में आरक्षण यहां पर दे दिया है। अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की बात करें, देखिए फर्म, कंपनियां, जो भी सोसाइटी हैं, 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली किसी भी संगठन पर लागू होता है। देखिए किसी भी प्रकार की आपकी सोसाइटी है, कोई भी आपकी कंपनी है, कोई भी किसी भी प्रकार का जो 10 लोगों को रोजगार देती है, 10 लोगों को रोजगार देती है, 10 लोगों को जो रोजगार देती है या अधिक, मतलब कम से कम 10 लोगों को रोजगार देती है, तो उस संगठन पर यह नियम लागू होगा, नियम लागू होगा। वहां पर 75 क्या होंगे? आपके लोकल होंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यह अधिनियम राज्य और केंद्र राज्य पर लागू नहीं होता है, यह राज्य और केंद्र सरकार पर लागू नहीं होता है। यह नियम किस पर लागू नहीं है? केंद्र व राज्य और केंद्र सरकार पर, राज्य व केंद्र सरकार पर यह नियम लागू नहीं है भाई, लागू नहीं है, समझना भाई इसको। स्थानीय उम्मीदवारों को 75% नौकरियां प्रदान होंगी और ये नौकरी होंगी जो 50,000 रुपए तक के वेतन प्रदान करती हैं। देखिए नौकरी कौन सी होगी? इसमें एक दे दिया 50,000 रुपए तक की जो नौकरी है, तक के वेतन वाली, तक के वेतन, यानी कि एक कैटेगरी रहती है कि भाई 50,000 से कम जो लोग रुपए जो तनख्वाह रहेगी उस नौकरी में 75% क्या रहेगा? आरक्षण रहेगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सभी कर्मचारियों को एक पोर्टल पंजीकृत करना होगा, यहां पर ये भी आवश्यक दिया गया है भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करें, देखिए इसमें समस्या क्या रहने वाली है। समस्या की मैं बात करूं, सीधी सी बात करूं तो देखिए किसी भी राज्य या देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार शामिल है। देखो भारत का व्यक्ति, फंडामेंटल राइट्स आपके जो 12 से 35 तक दिए गए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के तहत हम कहीं पर भी जाकर के अपना व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर के हम अपना व्यापार, कंपनी, फैक्ट्री या कुछ भी लगा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं ये अधिनियम उनका क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। ये अधिनियम यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन कर रहा है। यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन। देखिए नंबर 1 कौन सा फंडामेंटल राइट्स है आपका? ये तो ये आपका एक्ट 16(2) का उल्लंघन कर रहा है और जन्म स्थान के प्रति भेदभाव का निषेध करता है। यह बोला जाता है जब कि जन्म स्थान को लेकर के किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो एक्ट है आपका फंडामेंटल राइट एक्ट 16(2) का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। 16(2) में क्या है? जन्म स्थान के प्रति भेदभाव को निषेध करता है। सीधी सी बात करता है कि जन्म स्थान को लेकर के किसी भी नागरिक से, भारत के नागरिक से या सिटीजन ऑफ इंडिया से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये यहां पर क्या बोल रहा है कि जन्म के आधार पर 75% नौकरी का आरक्षण यहां दिया जाएगा, तो ये उसका उल्लंघन कर रहा है। अब हरियाणा में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हरियाणा में आवश्यकता पड़ी इन माइग्रेशन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर पूछा जा सकता है हरियाणा गवर्नमेंट से भी तुमने ऐसा क्यों किया, तो इन माइग्रेशन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इन माइग्रेशन, देखिए इन माइग्रेशन की बात कर रहा है। इन
इनमाइग्रेशन, इसका जो मतलब होता है वो होता है प्रवासी मुख्य रूप से कम वेतन वाली नौकरियों के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रवासी मुख्य रूप से बहुत से लोग हरियाणा में आ रहे हैं और कम वेतन पर उस नौकरी को करने को तैयार हैं। तो यानी कि इन माइग्रेशन यानी कि हरियाणा के अंदर भारत से बाहर के जो स्टेटों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कम वेतन वाली नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं। कम वेतन वाली नौकरी के लिए क्या कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धा, लोकल लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं। देसी सी भाषा में बात बताऊं, अगर कोई बिहारी यहाँ आ जाए काम करने के लिए, माफी चाहूंगा मैंने बिहार से नाम ले दिया, आमतौर पर सभी बोलते हैं, अदर स्टेट का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाए, आकर के यहां पर जो हम मजदूरी की बात करें तो मजदूरी का रेट मान लिया फॉर एग्जांपल 400 रुपए, वो बोलेगा ठीक है बाबू हमें आप 200 रुपए में भी काम दे दे, हम 200 रुपए में भी काम कर लेंगे। अब लोकल बंदा तो 400 से नीचे जाए नहीं, 200 वाला काम करने को तैयार है, उन्हें काम करने वाला बंदा मिल गया तो 400 के चक्कर में वो बेरोजगार, तो हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ गई। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने माइग्रेशन का नाम दिया। और क्या एक रिपोर्ट आई 2011 में जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार 2002 से 11 के बीच में, देखिए 2011 गणना रिपोर्ट आई 2011 की, इसमें 2002 से लेकर के और 11 के बीच में 8 लाख, कमाल है भाई, 8 लाख कुल प्रवासी थे। प्रवास यानी कि 8 लाख लोगों यहां नोटिस में थे कि 8 लाख लोग बाहर से आकर के यहां रहने लगे और लोकल लोगों को क्या देने लगे। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सकता है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर मैं देखो यहाँ पर इवैक्यूएशन की बात करें तो हरियाणा में 75% निजी स्थान जो भी आपके संस्थान है, सोसाइटी है, वहां पर लोकल लोगों का 75% आरक्षण कर दिया भाई। ठीक है, अब 75% लोग यही काम करेंगे, लोकल लोग काम करेंगे, उसके अंदर 25% बाहर के काम करेंगे। अब देखिए ये किस पर लागू नहीं है? केंद्र और राज्य सरकार पर ये लागू नहीं है। 10 लोगों से ज्यादा जो फर्म काम करवा रही है उस पर ये नियम आपका लागू है। 50,000 तक के वेतन पर तक ये आपका लागू, 50,000 से अगर ज्यादा वेतन है तो वहां पर ये लागू नहीं है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि इसमें एक चीज आ सकती है आपका हल्का सा, जब हरियाणा से पूछा गया तो क्यों, तो इन्होंने इन माइग्रेशन की दुहाई दी कि भाई इन माइग्रेशन की वजह से हरियाणा के अंदर ये हो रहा है। लोकल देसी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 8 लाख लोग यहाँ पर थे। अब बात करें, मैं मेरे विचार की बात करूं तो देखिए एक आपका सूचकांक जारी होता है, ईज ऑफ डूइंग। ईज ऑफ डूइंग एक सूचकांक जारी होता है जिसमें व्यापारियों के लिए सरकार क्या सुख सुविधाएं मुहैया कराती है। अब देखो बाहर से अगर कोई व्यापारी आएगा, तभी बाहर से अगर मैं बात करूं कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा, मान लो किसी व्यक्ति ने 1 अरब रुपए यहां पर लगाने हैं, तो वो पूर्ण आजादी चाहता है वो, क्योंकि बहुत से स्टेट ऐसे तैयार खड़े हैं जो हाथों हाथ लेने को तैयार है कि आइए वेलकम आपका, और यहां पर आप रिस्ट्रिक्शन देंगे तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का उनके दिमाग में एक बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे वो, क्यों हम क्यों बंधन में काम करें, पैसा जब हम लगा रहे हैं, रोजगार इनके लोगों को दे रहे हैं, देश के लोगों को। अगर यहां पर बात देश की आती है तो फिर बात समस्या यहां पर बन जाएगी जस की तस। वैसे समस्या हरियाणा की भी, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने रखी है, ये समस्या भी उनकी जायज है, मैं कह सकता हूं समस्या जायज है। बट अगर हम बात देश की करेंगे, कोई इंटरनेशनल अगर यहां पर कोई इन्वेस्टर आएगा तो वो फिर ये नहीं सोचेगा स्टेट के बारे में, वो तो ये देखेगा भाई मैं ऐसा क्यों करूं कि 50,000 से नीचे की नौकरी इन्हीं लोगों को दूं, अब इनमें क्वालिटी है या नहीं है। बहुत सारे इशूज यहां पर आते हैं, तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो पहले हम ईज ऑफ डूइंग में बहुत पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, पब्लिक के लिए अगर कोई लगे हुए जो पहले से ही इन्वेस्ट कर रखा है, वो उनकी मजबूरी हो जाएगी रहना, उनकी मजबूरी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी चले जाएंगे। तो यहां पर आप मेरी बात समझ चुके हैं। साथ ही यहां पे क्वेश्चन कि ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा कौन से नंबर पर है, और ईज ऑफ डूइंग 2021 का जो सूचकांक रहा है या 2021 का जो भी सूचकांक रहा है, फिलहाल वर्तमान की बात करूं तो कौन से नंबर पर है, और पहले नंबर पर भारत का कौन सा राज्य है। तीसरा क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग में सबसे लंबी छलांग लगाने वाला राज्य कौन सा है। ये बहुत बेहतरीन और मस्त क्वेश्चन है, मैंने कराया हुआ है, आप इसका रिप्लाई करेंगे। आज मैंने 5-6 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में छोड़ दिए हैं। ये था आपका हरियाणा जिसने इस प्रकार की बात करी है। देखिए अभी आपका आज का जो सेशन है वो यहां पर समाप्त होता है। आज हमने बहुत सारी बातें यहां पर करी हैं। 2 चीजों की मैंने आप एक चीज कमेंटमेंट करी है कि 26 गणतंत्र दिवस का उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को 26 जनवरी की बधाई के तौर पर मैं आप लोगों के बीच में एक 15 दिन की जो बूस्टर डोज होगी, आपकी बूस्टर डोज फॉर जीके, वो आप लोगों के बीच में आने वाली है। आपकी मैराथन क्लास रहेगी, जरूर आप लोग क्लास देखिए और उन लोगों से सावधान रहे। अरे शकल देखी नहीं, सूरत देखी नहीं, किसकी क्लास है, उज्ज्वल कैंपस वालों की, और स्किप किया। ध्यान रखिए, किसी को शकल पसंद नहीं होती, किसी को नाम, किसी को काम। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।